देखिए यहाँ पे लिखा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात देखिए 7:3 है ना। एक दूसरा मिश्रण 100 लीटर, इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो ये कह रहा है कि पहले मिश्रण का 50% और दूसरे मिश्रण का 40% एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता। तो बताओ मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए 60 लीटर का मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना भैया है, 7:3 है। एक दूसरा 100 लीटर का है जिसमें अनुपात कितना है, 4:1 है। लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले मिश्रण से हम 40% क्या कह रहा है कि हम पहले मिश्रण का 40% और दूसरे मिश्रण का पहले मिश्रण का देखिए 50%। तो हमने 60 का 50% निकाल लिया। 60 गुणे 50/100 कितना है, 30 आया। मीन्स ये 30 लीटर और दूसरे का 40% मतलब कि दूसरा कितना था, दूसरा हमारा लीटर कितना, दूसरा हमारा लीटर था 100 लीटर। तो 100 का हमने कितना निकाल लिया, 100 का हमने निकाल लिया 40% निकाल लिया। तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसका मतलब इसको जो है एक दूसरे बर्तन में मिला देते हैं। तो उसका बोल रहा है कि अनुपात हमको निकालना है ना। तो जो अब अनुपात हमको दिया है इस पर काम करेंगे हम। अनुपात इसमें नहीं लगेगा, अनुपात जो मतलब जिसमें मिला रहे हैं हम इस पर लगाएंगे। तो हमको देखिए किसी एक पर काम करना है, हमको निकालना क्या। तो बताओ मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 30 लीटर ये मिला रहे हैं, इसमें कितना मिला, 40 मिला रहे हैं। मतलब कुल कितना मिला रहे हैं, तो 70 मिला रहे हैं। अब या तो आप किसी दूध पे काम करिए, किसी पानी पे, दूध पे किसी काम कर लेते हैं, किसी एक पे काम करना है। तो कुल लीटर कितना है, 30 में जैसे 7/10 प्लस 40 गुणे 4/5 बटे में 70 लिख दिया। यहाँ से 21 फिर 32 70 यहाँ हल कर लिया। अब इससे आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 प्रकार के मिश्रण जिनकी मात्राएं क्रमशः 40, 50, 60 लीटर हैं। दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5, 3, 1, 4, 1, 7 है। पहले मिश्रण का 80%, दूसरे मिश्रण का 50%, तीसरे मिश्रण का 40%। दूसरे मिश्रण का 40% मिला दिया जाता है। तो बताओ मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। कह रहा है कि मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो इससे पहले फ्री थे तो अब दूध ऊपर कर रहे थे या पानी ऊपर कर रहे थे, लेकिन इस पर हमको कैसे होगा, दूध पर काम करना है, फिर ऊपर दूध की वैल्यू रखेंगे। अब कह रहा है 40 लीटर मिश्रण में 80% इसका निकाल लें और दूसरे वाले का 50 लीटर का 50% निकाल लें और तीसरे का 60 लीटर मिश्रण में हम 40% निकाल लें। तो ये 32 आ गया, 32, 25, 24 का जोड़ नीचे कुल आ गया। अब हमको दूध पे काम करना है तो दूध और पानी का अनुपात 5/8 गुणे 5/8 कर दे 32 लीटर में, है ना। 32 लीटर में ये भी अनुपात देखिए। अनुपात देखिए ये आपको याद रखना चाहिए कि चाहे अनुपात आप 1 किलो दूध लीजिए या 100 ग्राम दूध लीजिए, तो जो रेशियो रहेगा दूध पानी का तो वही रहेगा। इसलिए यहाँ पर वही अनुपात रहे, जो अनुपात इसमें 5:3 था वही अनुपात इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पर भी है ना। तो 32 गुणे 5/8 प्लस 25 गुणे 1/5 प्लस 24 गुणे 1/8, इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दूध की मात्रा। हमको निकालना दूध की प्रतिशत मात्रा, तो गुणे 100 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 34%। अब जैसे लिखा है 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 3:5 है। दूसरा मिश्रण मतलब एक 50 लीटर का मिश्रण जिसमें दूध पानी का 3:5 है। एक दूसरा मिश्रण जिसमें 40 लीटर जिसमें दूध पानी का अनुपात 3:7 है। अब देखिए क्वेश्चन घुमा ये रहा है कि पहले मिश्रण में से 20% निकाल कर, मतलब हम क्या कह रहा है कि पहले मिश्रण से 20% निकाल कर उसमें दूसरे मिश्रण का 50% मिला दिया जाता है। तो बताओ अब मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी थी। देखिए इसे कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि पहले मिश्रण का 20% निकाल कर, मतलब 20% निकाल कर अलग रख दो, मतलब इसको हटा दो। पहले मिश्रण का 20% निकाल कर, तो पहले मिश्रण कितना 50 है, तो 50 का 20% निकालने कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 इसमें हटा देंगे, कितना बचा, 40 लीटर। तो 40 लीटर में जो है अनुपात मतलब 40 लीटर पे हम काम करेंगे, जिसमें अनुपात कितना दिया, 3:5। तो ये देखिए 50% का हमने 20% निकाले, 10 लीटर आ गया। इसमें से 10 लीटर कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि पहले मिश्रण का 20% निकाल कर, तो निकाल दे, तो 50 में से 10 निकालें कितना बचेगा, 40 बचेगा। अनुपात में 3:5 दिया है ये। और क्या कर रहा है, तथा दूसरे मिश्रण का 50% मिला दिया जाए। तो दूसरा मिश्रण कितना, 40 लीटर, इसका 50% निकालने कितना आएगा, 20%, है ना। इसका 50% निकाला कितना, 20 आया। ये कह रहा है कि इसमें जो है दूसरे मिश्रण का 50% मिला दिया जाए। तो मतलब 20 और ये 40 लीटर और 20 लीटर पे काम करेंगे, तो कुल कितना होगा, 60 लीटर, है ना। अब ये कह रहा देखिए मैंने लिखा भी है कि 40 से 20 लीटर निकाल दिया, है ना। अब यहाँ पे ये भी बात सही देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, अच्छी बात है कि पहले मिश्रण से 20% निकाल कर उसमें दूसरे मिश्रण का 50% मिला दिया जाए। क्या कह रहा है कि पहले मिश्रण से 20% निकाल कर
पहले मिश्रण से हमने 20% निकाल दिया, 20% निकाल दिया मतलब कि माइनस कर दिया, तो 10 लीटर माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 लीटर आएगा। ठीक आएगा। अगर कि दूसरे मिश्रण का 50% मिला दिया जाए तो जब 40 लीटर है, इसका क्या करा कि 50% मतलब इसका आधा, तो कितना आएगा, 20 आएगा। या 40 से 20 माइनस करेंगे तो अभी 20 आएगा। 40 से 20 लीटर निकाल दिया जाए तो बचा कितना, 20 बचा, है ना। तो 20 में कितना अनुपात, 3:7 है। तो कुल कितना हो जाएगा, 40 से 20 60। तो 40 गुणे हमको निकालना क्या तो होता, दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी थी। तो 40 गुणे 3/8 कर दिया, उससे 20 गुणे कर लिया, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 35%। आप ये ऐसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर निकालने की बात कर रहा है तो जो निकाल कर बचेगा उस पर काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कह रहा था कि उसमें 20% निकाल कर, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर निकालने की बात होगा तो निकाल कर माइनस कर देंगे, जो बचेगा हम उस पर काम करेंगे, है ना। तो वही यहाँ पे कर रहा है वो। और इसमें भी क्या कर रहा था कि इसमें का 50% निकाल कर, तो 40 का 50% निकाल लेंगे, 20 आएगा, तो इससे भी काम कर लेंगे। तो देखिए मेन पॉइंट ये है कि अगर निकालने की बात कहेगा तो हम बची हुई मात्रा पर काम करेंगे, निकालने की बात करेगा तो हमें बची हुई मात्रा पर काम करेंगे। अगर मिलाने की बात करेगा तो हम कुल मात्रा पे काम करेंगे। क्या कर रहा है, 50 लीटर के मिश्रण में जिसमें दूध पानी का अनुपात 1:5 है, जबकि दूसरा मिश्रण 80 लीटर जिसमें अनुपात बराबर मतलब 1:1 है। यदि पहले मिश्रण से 40% निकाल कर, मतलब 40% निकालने का मतलब है घटाना, पहले मिश्रण से 40% निकाल कर मतलब 40% 20 आया, तो 50 से 20 माइनस कर दिया, 30 लीटर। हमको 30 लीटर अगर निकालने की बात आएगी तो हम बची हुई मात्रा पर काम करेंगे। कहने का मतलब है 30 लीटर का रेशियो मतलब ये आ गया। पहले मिश्रण से 40% निकाल कर दूसरे मिश्रण का 50% मिला दिया जाए, तो दूसरे मिश्रण का 50%, देखिए दूसरे मिश्रण का 80 लीटर था, 50% कितना है, 40 आया, है ना। क्या करा कि दूसरे मिश्रण का 50% मिला दिया जाए, तो 80 का 50% कितना होता है, 40। 80 का 50% कितना होता है, 40 होता है ना। तो मतलब क्या करा है, मिला दिया जाए, तो 40 से कितना हो जाएगा, 70 होगा। हमको निकालना क्या है, प्रश्न में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या है। हमको देखिए पानी के काम करना है, तो 5/6 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको हल कर लिए हमारा आंसर आ जाएगा। देख लिखा है 2 बर्तनों में दूध पानी का अनुपात 9:1 है, 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 7:3 हो जाए। मतलब कि कह रहा कि अनुपात ये दिया है, 9:1 दिया था तो हमने 9/10 लिख दिया, 2:3 दिया 2/5 लिख दिया, और कह रहा कि इनको किन रेशियो में मिलाएं कि अनुपात जो है 7:3 हो जाए, तो 7/10 लिख दिया। देखिए हर बराबर कर लेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया देखिए, है ना। हर बराबर होगा तो जानते हैं, अब माइनस हो जाएगा, तो 9 से 4 जाएगा, 2 का 2/10 आएगा, 2 दूना 4, 7 से 4 जाएगा, 3 3/10, तो 3:2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे क्या कह रहा है कि एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब है खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य सेम है। मतलब एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु उसमें वह कुछ पानी मिला देता है और 9.09% का लाभ कमाता है। तो बताओ 36 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया होगा। देखिए क्या करा कि जितने में ख़रीदा है उतने में ही बेच रहा है। कहने का मतलब है सीपी और एसपी क्या सेम है ना। मतलब कि अगर क्वेश्चन कभी भी अगर ऐसा कि आए कि इस टाइम में परिवर्तन हर में होता है, बाकी अंश में परिवर्तन होता है, अच्छा इस टाइम में परिवर्तन जो किस में होता है भैया, अंश में होता है। बाकी मतलब जितने की खरीद रहा है उतने की बेच रहा है, अर्थात प्रारंभिक मान व अंतिम मान सेम है। देखिए जब प्रारंभिक मान अंतिम मान सेम होती हैं तो अगर एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए केवल हमको 9.09% का लाभ हो रहा है। देखिए इसमें एक वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू बड़ी होती है और डिक्रीजिंग वैल्यू घटी होती है परसेंटेज में। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, देखिए इसमें हम देखिए हर तरह क्वेश्चन में परिवर्तन तो अंश में करते हैं, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन देखिए हम हर में करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है देखिए 9.09% मतलब 0.9 मतलब 1 गुना वृद्धि हो रही है, तो 1/1 है ना, 9/99 लिखेंगे या 1/11। यहाँ पे वृद्धि हो रही थी, एक दुख को वैसे लिखा रहने देंगे। यहाँ वृद्धि हो रही थी तो 1 से 11 में जोड़ देंगे, 12 देगा। 1/12 की मतलब हम सिर्फ 1/12 लीटर पानी मिलाएंगे। कुल लीटर कितना 36 है, तो मतलब 36 गुणे 1/12 मतलब कि हम 3 लीटर पानी मिलाएंगे। अब इसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह उसमें कुछ पानी मिलाता है तो और 25% का लाभ कमा लेता है। तो बताओ कितने % पानी मिलाया होगा या पानी की मात्रा कितने % थी।
तो यहाँ पे देखिए 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 1/4। तो 1 को वैसे लिखा रहने दो। यहाँ पे वृद्धि हो रही थी तो 4 से 1 जोड़ दो, 5 कर दो। अगर यहाँ पे कमी होता तो 4 से घटा के 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही थी तो 5 दिया। 1/5 मतलब क्या होता है, 20% पानी जो है मिला रहा है। देखिए जब भी कहीं भी संख्या से अगर लगातार संख्या का योग पूछा है, जैसे लिखा है लगातार 10 संख्या का योग निकालना बहुत ही आसान है। देखिए जैसे 172 से 73, 74, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81 कुल लगातार 10 संख्या है। इनका योग निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिए जोड़ निकालना है तो इसको सबसे पहली संख्या लिखिए, अब इसको लिख दीजिए, उसमें +4 कर दीजिए। +4 करेंगे तो 176 होगा। +4 करके 5 आपको लास्ट में लगा देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे लिखा 53 से 62 संख्याओं का योग और 47 से 56 तक संख्याओं का योग का अनुपात क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि 53 से 62 तक कुल 10 संख्याएं हैं और 47 से 56 तक कुल 10 संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि 10 संख्या कितना होता है। देखिए इसमें आप +4 करना है, 53 में 4 57 लिख दिया, बाद में इसको 5 बगल में लिख देना है अपने आप, तो 5 और 75 आ गया। 47 से इसे 47 में 4 जोड़ेंगे 51 होगा, 5 लिखेंगे। अब हमको इसका अनुपात निकालना, तो अनुपात आ गया 115/103 आ गया, है ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। वरना ये जो एक बेसिक मेथड है इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे जितनी संख्या हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो। क्या करना है, हम लगाएंगे एवरेज मेथड, पहला और अंतिम जोड़ कर /2, तो 53 + 62/2 कर देंगे। और इनटू में कितने लोग हैं या कुल संख्या, कुल 10 थी तो गुणे 10 कर दिया। अगर 20 होती तो यहाँ 20 कर लेते। तो वैसे भी देखिए यहाँ पे 575 आता, वैसे यहाँ में देखिए ये इस थोड़ा स्पेशल केवल 10 संख्याओं पर ही लागू होगा। ये देखिए 575 इसमें भी आया है। देखिए यहाँ पे ये अनुपात मतलब क्या होता है, समान या बराबर। देखिए समान लोग दूर बैठते हैं, अपोजिट लोग साथ में बैठते हैं। तो ए समान है, समान तो साथ बैठेंगे नहीं, तो ए बराबर बी कर दिया। बी व्युत्क्रमानुपाती सी है, मतलब अपोजिट जो एक साथ बैठ जाएंगे तो बी उसी एक साथ बैठ लिया। COD समान अनुपात मतलब क्या समान होता है, तो COD बराबर कर दिया COD, तो AD बराबर BC आएगा। जैसे लिखा एक व्यक्ति 25 आम और 12 केला खरीदता है जिसका क्रय मूल्य 160 रुपये। मतलब एक व्यक्ति 25 आम और 12 केले खरीदता है जिसका मूल्य 160 रुपये है। यदि वह 20 आम और 17 केले खरीदे तो उसका क्रय मूल्य मतलब 150 आम खरीदता है, तो बताओ 111 आम का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 25 आम खरीदे और 12 केले खरीदे तो उसका मूल्य कितना, 160 रुपये दिया। और 20 आम खरीदे और 17 केले खरीदे तो उसका 150 रुपये दिया। अब हमको निकालना कि अगर वह 111 आम का खरीदे तो वह क्या होगा। तो अगर हम एक का निकाल लें तो हमको 111 का पता चल जाएगा। तो इसको देखिए कैसे हम करते हैं, एक होता है देखिए डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कहने का मतलब है, अब यहाँ से हम देखिए गैप पर काम करेंगे। पहले देखिए हाँ सबसे बड़ी बात है, अगर इनका योग जो खरीद रहा है, इनकी संख्या का योग अगर सेम है, जैसे 25 आम खरीद रहा है, 12 केला खरीद रहा है, 25 12 37 होता है। और फिर 20 आम फिर 17 खरीदे, 20 17 37। अगर इनका योग समान आ रहा है तो बहुत ही निकालना आसान है, देखिए है ना। अगर ये सेम योग होगा तब ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ये कैसे होगा, अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा चल रहा रिलेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखिए 25 से 20 हुआ है, कितनी कमी हुआ, -5 की। और इधर देख लेंगे 160 से 10 कितना हुआ, -10 कमी हुई। मतलब अगर सेम है तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। अगर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बाय द वे माइनस रिलेशन है और यहाँ पे प्लस है या यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट होगा या विपरीत होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन इसमें भी होगा। अब देखिए कुल संख्या कितनी है, 37 हैं, तो हम 37 पे काम कर लेंगे। यहाँ पर 37 अपने आप लिख देंगे। अब 20 से 37 कितने की वृद्धि हुई, 17 की वृद्धि हुई। ऊपर देखिए क्या चल रहा है, डायरेक्ट डिवीजन चल रहा है, तो नीचे भी डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब है सेम वही होगा, तो +17 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। 184 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर लें कि 37 आम का आ गया, ये 37 आम का ये आ गया, है ना। 37 आम का मूल्य जो है कितना है, 184 रुपये है। अगर एक का निकालें तो 184/37, 184/37 एक आम का आ गया। और हमको निकालना 111 का, तो 184/37 और गुणे 111 कर देंगे तो हमको ये कुल आम का पता चल जाएगा। वही बात ये देखिए यहाँ पर भी लिखिए कि जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन का जो कंफर्म करते हैं, वो हम पहली बात तो कॉन्फिशिएंट
जो अंकों का योग जो है सेम होना चाहिए और सेम होने से तभी लागू होगा। और जो हम ऊपर से डिसाइड करते हैं, ऊपर अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो नीचे भी डायरेक्ट, अगर ऊपर इनडायरेक्ट तो नीचे भी इनडायरेक्ट होगा। एक व्यक्ति 18 पेन और 17 पेंसिल खरीदता है और 145 रुपये देता है, और यदि वह 21 पेन और 14 पेन खरीदे तो 148 रुपये खर्च करता है। तो बताओ 210 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 18 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य 145 रुपये है और 21 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 148 रुपये है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि पेंसिल का मूल्य। तो हम पेंसिल के नीचे जो योग आता था वो पेंसिल के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए आम के नीचे क्यों लिखा, हम यहाँ पे केला के नीचे लिख सकते थे। देखिए जिसके बारे में मूल्य पूछेगा हम जो योग होता है उसी के नीचे यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो जिसके नीचे लिखोगे वही तो आंसर आएगा। तो जो पूछेगा आप उसी के नीचे आप जो योग आता है उसी को लिख देना, ये वाला सम, वो कोफिशिएंट सम वाला। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि 210 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हमने पेंसिल के नीचे लिख दिया है ना। हमने 18 पहले देखा, पहली शर्त यह है कि 18 37 35 आ रहा है, 21 14 35 आ रहा है, मतलब काम बन जाएगा। हमको निकालना है पेंसिल, तो जो योग आता है उसी को लिख देते हैं, मैंने बताया आपको। अब यहाँ से देखेंगे हम, अब जिसके नीचे लिखेंगे उसी के नीचे तो गैप देखेंगे, हम एक नीचे को देखेंगे, हमको जिसको निकालना है उसी को देखेंगे। अब 17 14 क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। 145 से देखिए +3 हो रहा है, मतलब 45 48 क्या हो रहा है, +3, मतलब माइनस हो रहा है फिर इधर प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। और ऊपर इनडायरेक्ट है तो नीचे भी इनडायरेक्ट होगा। अब देख लेंगे +14 से 35 कितने की वृद्धि हुई, +21 हुआ। इधर अगर ऊपर माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, इधर क्या होगा माइनस होगा, तो -21 कर देंगे तो कितना का 127 आएगा। मतलब 35 पेंसिल का मूल्य 127 है, तो ए का कितना होगा 127/35। हमको निकालना है 210 का, तो गुणा 210 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। एक व्यक्ति M और N दो प्रकार की वस्तुएं खरीदता है। 17 M और 19 N का योग 137 है, जबकि 18 M और 18 N का योग 139। तो बताओ 21 M और 15 N का योग कितना होगा। देखा रहा कि इसका योग इतना है, इसका योग इतना है, इसका योग तो इतना है, क्या होगा। देखिए इस टाइम को हम वही करेंगे, पहले योग देखेंगे 18 19 36, 18 19 36, 21 और 15 36, योग सम आ रहा है, तब बस बात बन जाएगी। यहाँ पे देखेंगे +1 की वृद्धि हुई है ना, +1 कहीं से भी आप कर सकते हैं। +1 की वृद्धि यहाँ से कितनी +2, मतलब 1 से 2 है, मतलब कि 2 गुना हो रहा है। अच्छा अब तो यहाँ से देखेंगे कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, तो इसका 2 गुना होगा 6, तो 6 की वृद्धि होगी तो कितना 145 से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एक व्यक्ति 700 किलोमीटर की कुल यात्रा तय करता है, तो उसमें देख कैसे तय करता है। 200 किलोमीटर कार से, शेष बस से, तो उसे 11 घंटे समय लगता है। और जब 300 किलोमीटर कार द्वारा और शेष बस द्वारा, तो उसे 11.5 घंटे का समय लगता है। तो बताओ 500 किलोमीटर कार द्वारा और शेष बस द्वारा चले तो उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसका योग डिजिट देखिए सेम आना चाहिए, सेम डिजिट 700 होना चाहिए। 200 5 700, 4 3 700, 5 2 700। 200 कार चलेगा तो 500 बस से, उसी तरह 300 कार से तो 400। ये कह रहा कि अगर 500 चले किससे, बस से, तो कितना समय लगेगा, तो 200 चलेगा। तो यहाँ पे देख 11 घंटे समय लग रहा था, यहाँ पे कितना 11.5 घंटे समय लग रहा था। तो यहाँ पे कह रहा अब कितना समय लगेगा, तो क्या कह रहा है कि उसी बस 200 से कितना समय लगेगा। यहाँ हमने देखा कि 200 300 +100 वृद्धि हुआ है, और 11 से 11.5 घंटे से 11.5 घंटे, मतलब कि आधे घंटे की वृद्धि हुई, या 1/2 की वृद्धि हुई, मतलब 100 किलोमीटर पे आधे घंटे की वृद्धि हुई। यहाँ से देखेंगे मतलब आधे वृद्धि हुई है ना। 300 से 500 हुआ और 200 की वृद्धि हुई है, तो जब 100 पे आधा घंटा तो 200 पे 1 घंटा की वृद्धि होगी, तो 11.5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना घंटा, 12.5 घंटा हमारा हो जाएगा। एक तरबूज को 2:5 में विभाजित या बांटा जाता है तथा बड़े वाले हिस्सों को, एक तरबूज को 2:5 में बांटा जाता है तथा बड़े वाले हिस्सों को मतलब 5 को पुनः 1:2:3 में विभाजित किया जाता है। तो बताओ सभी हिस्सों का अनुपातिक मान क्या होगा। देखिए 2:5 में एक तरबूज बांटा गया, उसके बाद क्या हुआ कि बड़े वाले हिस्सों को मतलब 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में बांटा गया, मतलब इसको जो है 5 को 3 भागों में बांटा गया। तो इसको कैसे हल करेंगे, 2:5 लिख दिया। अब कह रहा है कि इसको 3 भागों में बांटा गया, तो वही 5 को जिसको बड़े वाले को कहे तो बड़े को 3 बार लिख दो, छोटे को तो छोटे को 3 बार लिख दो। कह रहा है कि बड़े को क्या कह रहा है कि बड़े वाले को हिस्सों को 1:2:3 में बांटा गया, तो सभी हिस्सों का अनुपात क्या होगा।
देख, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि बड़े वाले हिस्सों को पुनः 1:2:3 में बांटा जाता है। कहने का मतलब है बड़े वाले हिस्सों को कितने बार बांटा, कितने अनुपात में बांटा गया, तो 1, 2, 3। बड़े वाले को 3 बार बांटा गया तो बड़े वाले को 3 बार लिख दो। 2 लिखा ही था, 5 को हमने 3 बार लिख दिया। अब कितने अनुपात में बांटा है, गुणा कर दो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना। अब यहाँ अगर हम देख लें कि अगर इसको हम क्या कर रहे हैं कि 3 दूनी 6, 1 और 2 3 का अगर एलसीएम निकाल लें तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो इसको कुल दे देंगे, मतलब इसको पूरा देना है, मतलब इनको 1 2 इनको 3 देना है, तो इसका 1 3 2 1 का एलसीएम 6 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, 5 5 दूनी 10, 15 हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात 3:7 है। 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो बताओ कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए, जब भी रेशियो की बात आएगी हम वहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 3:7 है। इसमें 20%, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो पहले हम छात्रवृत्ति मिले को निकाल लेंगे, फिर 100 से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, नहीं मिली वाली की, है ना। तो यहाँ पे इफेक्ट पे काम करेंगे। इफेक्ट का मतलब होता है परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे। 20% निकला, इसमें 30 में छात्रवृत्ति मिलती है, हमको निकालना कि ओवरऑल 1% हमको निकालना है। तो 20 × 60, 7 × 21 + 10, इसका मान कितना आया, 27 आ गया। तो 27% छात्रों को मिलेगी, तो 73% छात्रों को नहीं मिलेगी, तो 73% नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, मार्जिन परसेंटेज क्या होता है। देखिए, मार्जिन % होता है मतलब कि वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। मतलब अगर कहीं पे मार्जिन परसेंटेज लिखा है या अगर कहीं पे लिख के आ जाए कि वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा, तो बात दोनों एक ही है। या मार्जिन % लिखा रहे या वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो बात कर लेते हैं कि मार्जिन क्या होता है। देखिए, एसपी पर बेचने को मार्जिन कहते हैं। एसपी पर बेचने को मार्जिन कहते हैं। देखिए, मार्जिन, लाभ प्रॉफिट अलग है, मार्जिन अलग है। अब जैसे कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का, मतलब उसने कोई चीज़ ली है, अब उसको बेचना है कितना का, 150। हम इसका मूल्य 150 डिसाइड कर दिया। हमने कहा भाई ये हमारी ये बुक है, इसको आप 150 की बेचिए। अब 150 की बेचिए, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, 150 की नहीं बेचा, वो बेचिया 200 को, है ना। तो जितना ज़्यादा मैं बेच पाऊँ, हमको 150 रुपये चाहिए। जैसे 100 रुपये के हमने चीज़ ख़रीदा है, हमने कहा भैया इसका आप 150 में बेचो। अब आप चाहे इसको 500 150 मैंने कहा, आप अगर 200 में बेचेंगे, 300 में बेचेंगे, तो जितना ज़्यादा हमारे कहने के बाद आप जितना ज़्यादा रुपए में बेचेंगे वही उसका मार्जिन होगा। जैसे 100 रुपये की हमने कोई चीज़ थी, हमने उससे कहा भैया 150 की बेचो, लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि 180 का बेचा, तो इसमें मार्जिन कितना होगा, मार्जिन 30 होगा। मतलब कि जितना हम बढ़ा के बेचेंगे कहने के बाद भी, वही हमारा होता है मार्जिन। यहाँ पे क्या रहा है, किसी वस्तु को सीपी पर बेचा जाता है तो 14.28% का लाभ होता है। तो बताओ उस वस्तु का मार्जिन % ज्ञात करो। देखिए, 14.28% का लाभ होता है, मतलब 1/7, इसका मतलब 1/7 होता है। और इस टाइम में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1/7, एक को वैसे लिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ वृद्धि हुई तो 1/8, 1/8 का मतलब क्या होगा, 12.5% हमारे आंसर आ गया। अब जैसे कोई पूछिए आपसे मान कि 18.18% का मान क्या होता है, हम जानते हैं ये गुना हो रहा है, तो 18 बटे में 1 कम करने के 99 करने के, तो 2 9 18 2/11 आ जाएगा। इसी तरह अगर 28/56% है, ये कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो इसको लिख देंगे और नीचे माइनस कर देंगे 2, 98 आएगा। 28/98 लिखेंगे तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 2/9। देखिए, 1/16 का कितना होता है, 6.25%। 1/32 में कितना होता है, 3.125%। देखिए, यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करने के बताया, जैसे 15 गुणे आपको 14 लिखना है। आपको अगर 15 गुणे 14 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 लिखिए, गुणे 14 को लीजिए अब 10 + 4, 10 + 4 में तोड़ देंगे तो 15 × 150, 15 × 4 = 60, मतलब 150 और 60 कितना आ गया, 210 आ गए। मल्टीप्लाई करने का तरीका है। देखिए, एक बटे हम आपको पता है कि किसी भी डिसाइड कर सकते, 1/2 का कितना होता है, 50% होता है। तो इसका अगर 1/3 कर दें तो 1/6 होगा, तो इसका भी कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। मतलब तो 50%
50/3 आ जाएगा। अगर इसको हम तोड़ें तो 3 16 48 16 सही 2/3 इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 16.66। कोई अंक रिपीट हो तो उसको बाहर लिख देंगे तो 16.6% का मान कितना होता है 1/6 होता है। अब जैसे कहीं पर लिखा हो 3.33%, 3.33% मान कितना होता है 1/30 होता है। 33.33 33.33 का है या 33.3 के ऊपर बार लगा दे, इसका मतलब कितना होता है 1/3 ही होता है। एक व्यक्ति दो वस्तु को बेचता है, एक पर 12.5% का लाभ क्रय मूल्य पर होता है तथा दूसरी वस्तु पर 16.6 के ऊपर 12% का लाभ विक्रय मूल्य पर होता है। तो बताओ दोनों वस्तु के सीपी का अनुपात क्या होगा यदि दोनों विक्रय मूल्य बराबर हों। देखिए इसमें बात बस इतनी है कि 12.5% का लाभ जो किस पे होता है भैया क्रय मूल्य पर होता है ना। और दूसरी वस्तु पर क्या होता है कि 16.66% का लाभ विक्रय मूल्य पर होता है। देखिए जिस पर होता है उसको हम बेस मानते हैं, है ना। जिस पर कहेगा कि 12.5% क्रय मूल्य पर लाभ होता है या इतना 10.5% विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो जिस पर कहेगा वो हम इसको नीचे वाले को बेस वही को मानेंगे, है ना। अब जैसे 12.5% का क्या कर रहा था कि क्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो जो बेस वैल्यू है वो क्रय मूल्य है ना। वो क्रय मूल्य है। अगर करा कि 16.66% एस पी पर लाभ होता है, तो जो नीचे मान है ना वो एस पी है। तो आज देख लेते हैं। और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या 12.5% का लाभ हो रहा था, मतलब 1/8, मतलब 8 की चीज़ एक का लाभ हो रहा था, मतलब कि 9 में बेचेंगे हम। और 16.66 का मान क्या होता है 1/6 होता है। मैंने बताया आपको कि जिस पर कहता है वो वही नीचे बेस वाला ही होता है। तो क्या अगर विक्रय मूल्य लाभ होता है तो विक्रय मूल्य मतलब 6 है, विक्रय मूल्य 6 है, मतलब बेच रहा है 6 में और 1 का घाटा होगा, तभी तो यहाँ पे 5 होगा, 1 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हो तो विक्रय मूल्य को बराबर कर दो। यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 18 9 × 18 बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो इसको भूल जाओ। 2 से यहाँ कर देंगे, 3 से 3 यहाँ कर देते, तो 18 16 अनुपात 15 हमारे एक क्रय मूल्य का क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। हम बेस की अकॉर्डिंग करते हैं हमेशा, जिस पर कहेगा उसको वही हम नीचे वाले को मान, सी पी पर लाभ होता है तो इसको सी पी मान लेंगे, और अगर इस पर करते हम इसको एस पी मान लेंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। कहने का मतलब हमको अब समान क्रय मूल्य को समान करना है। जैसे कि इससे पहले देखिए हम विक्रय मूल्य के बराबर कर रहे थे, है ना। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, पहली वस्तु को 3.22% का लाभ पर बेचता है जबकि दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। वही लाभ परसेंट मतलब दिया 11.11% है। तो बताओ दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्या कर रहा थी क्वेश्चन की एक व्यक्ति दो वस्तुओं को मतलब समान क्रय मूल्य पर खरीदता है ना, और पहली वस्तु पर 3.22% का लाभ होता है और पहली वस्तु को 3 देखिए जब कुछ नहीं कहता है तो हम जनरली क्या मानते हैं कि क्रय मूल्य पर, क्योंकि हम जानते हैं लाभ हानि गणना कहाँ से करते हैं क्रय मूल्य से करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कहा है तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। लेकिन अगर स्पेशल कहेगा कि 11.11% क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ होता है तो जो बेस वैल्यू नीचे होगी हर वाली हम उसको एस पी मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। यहाँ पे क्या कर रहा था कि 3.22, देखिए इसका मान याद कर लीजिए कि 32 का मान क्या होता है भैया 1/31 होता है, और 29 का मान क्या होता है 1/34, 29 का मान होता है 34 होता है, 32 का मान मतलब 3.22% का मान कितना होता है 1/31। देखिए इस पर लाभ होता है क्रय मूल्य पर, और 11.11% लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य पर, है ना। जो कहेगा वो बेस मानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सी पी एस पी मान लिया, 31 खरीदा 32 में बेच दिया। एस पी हमने बताया था कि इस पर क्या विक्रय मूल्य पर बेचता है ना। यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य 9 मान लेंगे। जब 9 में बेच रहा है मतलब एक में कम, एक ऊपर एक कम कर, 2 हो तो 2 कम कर देते तो 8 कर लिया। यहाँ पे क्या रहा है कि समान क्रय मूल्य पर खरीदता है तो मैंने बताया था आपको कि क्रय मूल्य बराबर कर देंगे। यहाँ पे 31 यहाँ से 8 है तो 8 गुणा इसमें 31 गुणा इसमें तो बराबर हो जाएगा सी पी। हमको निकालना है विक्रय मूल्य का अनुपात, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए एक व्यक्ति खरीदते हुए बेचते समय 20% की बेईमानी करता है और उसके बाद ही 25% का लाभ कमाता है, तो बताओ उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए बेईमानी हमेशा मात्रा पर काम करते हैं, है ना,
और आप याद रखिएगा कि लाभ की गणना हम रुपये पर काम करते हैं। देखिए खरीदते हुए 20% बेईमानी करता है, मतलब खरीदेगा तो वो 100 नहीं खरीदेगा, 120 खरीदेगा, और बेचेगा तो 100 नहीं देगा, 80 देगा। अनुपात कितना है, मात्रा है ना। जो बेईमानी देखिए बात जब भी आती है ये हमको देखिए मात्रा का रेशियो देता है। तो हमारा मात्रा जैसे 3:2 आएगा, तो इसका रुपये का अनुपात क्या आएगा, 2:3। रुपये का अनुपात देखिए मात्रा और रुपये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मात्रा का 3:2 आ गया, तो रुपये का 2:3 आ गया। देखिए क्या होगा, 25% का लाभ होता है, मतलब 1/4 हमको निकालना कुल लाभ परसेंटेज। कुल लाभ परसेंट मतलब मल्टीप्लाई में सब लिख दो। देखिए 2 रुपये की सीपी खरीदा और बेचा कितने में, 3 में। तो इस टाइम क्वेश्चन देखिए हम पहले नीचे लिखते हैं, 2/2 खरीदा 3 बेचा, 4 खरीदा 1 का लाभ मतलब 5 का बेचा, 5 × 15 4 दूनी 8, 8 से 15 पर कितने ज़्यादा हुआ लाभ, 7 से, कहाँ से, 8 से, 1/8 12.5 गुणे 7 कर 87.5 आ गया। एक व्यक्ति 1 किलोग्राम के बजाय 800 एक व्यक्ति 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का प्रयोग करता है और बाद भी 14.28% का लाभ कमा लेता है। तो बताओ कुल लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए जितने भी ये किलोग्राम की बात आती है कि इसके स्थान पर इतना दिया, तो ये मात्रा पे काम करता है, मात्रा पे किलोग्राम वाला काम करेगा और बेईमानी में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए सीपी मीन्स 1000 किलोग्राम के, मतलब ये मात्रा में बताया ना आपको, 1 किलोग्राम के साथ कितने में बेचा, मतलब 1000 का 800 का प्रयोग करता है। यहाँ पे हमने रेशियो निकाला है, 5:4 मात्रा का आ गया, तो रुपये का रेशियो क्या आ गया, उसका जो उल्टा होता है 4:5 आ गया। आय कर 14.28% का लाभ होता है, मतलब 1/7 हमको निकालना कुल लाभ परसेंट। कुल लाभ परसेंट मतलब 4 का खरीदा तो 5 में बेच रहा है, और 7 का खरीदा 8 में बेचेगा, तो 7 का खरीदा 8 में बेच दिया। 5/40 7 × 28, 28 से 7 से 40 कितने की वृद्धि, 12 से, कहाँ से, 28 से, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब भाई सीपी और एसपी देखिए खरीदा 100 में बेचा 100 में, सीपी बराबर एसपी, मतलब बात करके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि खरीदा 100 में बेचा 100 में, मतलब सीपी बराबर एसपी। एक व्यक्ति 4 रुपये में 5 वस्तु खरीदता है और दूसरी जगह से, मतलब एक व्यक्ति 4 रुपये में 5 वस्तु खरीदता है और मतलब दूसरी दुकान से 4 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है, और इन सभी वस्तुओं को मिलाकर 2 रुपये में 3 की दर से बेचता है। तो बताओ उससे कुल कितने % की लाभ या हानि होगी। मतलब कि 2 जगह से खरीद रहा है, फिर इसको मिलाकर 2 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है ना। और आपको पता है कि 5 रुपये में कितनी वस्तु देता है, तो हमेशा रुपये ऊपर रखते हैं और वस्तु नीचे रखते हैं। तो रुपये का संबंध व्युत्क्रमानुपाती किससे होता है, रुपये का संबंध वस्तु से और मात्रा से होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि 4 रुपये में 5 वस्तु खरीदता है और 4 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है ना। तो हमने यहाँ पे नीचे देखा बेस 3 और 5 का एलसीएम ले 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 12 वस्तु आया, यहाँ से कितना 20 है, मतलब कुल जो है जोड़ा हमने 32 वस्तु खरीदता है और बेचता कितने में, 2 रुपये में 3 वस्तु में। तो मतलब 15 मतलब हमने 2 जोड़ेंगे ना, मतलब 30 वस्तु खरीदता है ना। 30 वस्तु खरीदता है तो बेचेगा भी 30, तो यहाँ से 30 निकालने के कितना आएगा, 20 आएगा। सीपी 32 आ गया, एसपी 20 आ गया। यहाँ पे हमको निकालना लाभ, तो 32 से कितने का लाभ हो, 12 से, कहाँ से हुआ है, 32 से गुण 100 कर दें, हमारा आ जाएगा। तो हमारा कितने, देखिए 32 से खरीदा, 32 का खरीदा और मतलब कुल 32 से खरीदा और 20 में बेचा, तो हानि हुई है ना। तो ये हमारे यहाँ पे हानि हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुल 34 कितनी हुई, कुल 30 वस्तुएं बेची होगी, 15 वस्तु खरीद रहा है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 30 वस्तु कुल ही बेचेगा। देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुएं हैं जिसका 1/5 भाग 5% लाभ पर तथा 1/3 भाग 10% लाभ पर और शेष भाग को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि ओवरऑल या कुल लाभ 10% हो। जब देखिए कुल लाभ की बात आती है तो हमेशा हम एलिगेशन या स्ट्रेट मेथड लगाएंगे हमेशा, है ना। देखिए हमको 2 का भाग दिया तो 3 और 5 के एलसीएम कितना आया, हम जानते हैं 15 आया, 15 आया है ना। 15, तो यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 लिख दिया। 1/3 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार बन जाएगा, 5 जाएगा। तो कुल जब हमने 15 माना है तो 15 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो कुल जोड़ देंगे 3 5 7 8 15 बार लिख दिया। और यहाँ पे हमको परसेंटेज दिया है, 5% इस पर लाभ होता है, इस पर 10% होता है, हमको इसी पे निकालना है। और हमको ओवरऑल कितना 10% दिया है, इसको हम निकालेंगे तो हमारा एस का अमाउंट कितना आ जाएगा, 12.5% का लाभ होता है यहाँ पे।